नमस्कार। दोपहर के 1 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज की सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। भारत के इलाके को अपना हिस्सा बताने वाले नेपाल के पीएम केपी ओली की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। केपी ओली की सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में ही घमासान शुरू हो गया है। नेपाल के पूर्व पीएम और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड ने केपी ओली के असफल पीएम उन्हें बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। प्रचंड ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया तो पार्टी टूट भी सकती है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को हुई पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री केपी ओली और प्रचंड के बीच गर्मा गर्म बहस हुई है। प्रचंड ने आरोप लगाया है कि ओली पार्टी और सरकार को हाईजैक करके अपने मन मुताबिक फैसले ले रहे हैं। तो ये नेपाल की सियासत से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नेपाल में बगावत के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। सरकार के भीतर वो सुर क्या है? दरअसल हुआ यह है कि भारत के इलाके को अपना हिस्सा बताने वाले नेपाल के पीएम केपी ओली की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके भीतर से ही, उनकी पार्टी के भीतर से ही उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। केपी ओली की सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में ही घमासान शुरू हो गया है। नेपाल के पूर्व पीएम और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड ने केपी ओली के असफल उन्हें पीएम बताते हुए उनके इस्तीफे की ही मांग कर दी है। और प्रचंड ने धमकी भी दे दी है कि अगर ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया तो पार्टी टूट सकती है। इस बीच लगातार प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे नहीं देने पर प्रचंड ने पार्टी में विभाजन की बात को बहुत पुरजोर तरीके से कहा है और वो तरीका धमकी भरा ज्यादा है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। नीरज, पहले तो भारत के इलाके को कब्जा करने वाले केपी ओली जो सबसे ज्यादा समर्थन इस बात का कर रहे थे, कैसे वो अपनों के ही बीच में घिर गए हैं ये साफ पता लग रहा है। फिलहाल नेपाल से ये बड़ी राजनीतिक खबर कैसे उथल पुथल मचा सकती है नेपाल में? देखिए, नेपाल की जो सब पार्टी है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी जो सबसे बड़ी बॉडी है, स्टैंडिंग कमेटी जिसे कहते हैं, जिसमें 45 सदस्य हैं, उसकी बैठक चल रही है। कल बैठक हुई थी, आज वो बैठक पोस्टपोन्ड है, कल फिर रेज्यूम होगी। उस बैठक में प्रचंड ने अपनी बात सामने रखी है कि उसमें उन्होंने कहा, जो खबरें सामने आई कि प्रधानमंत्री नेपाल के वो इस्तीफा दो, क्योंकि तमाम मोर्चे पे वो असफल रहे। खासकर पार्टी का जो अंदरूनी मामला है, पार्टी के अंदर की जो बात होती है, उसको वो नहीं मानते। और अगर भारत नेपाल सीमा विवाद की भी बात करें तो उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। यानी केपी शर्मा ओली ने तत्काल तौर पे जिस तरह से आनन फानन में तमाम बड़े फैसले लिए, चाहे बिल को पारित कराना हो या उसको राष्ट्रपति से अनुमोदित कराना हो और मैप को बदलना हो, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर प्रचंड का मानना है कि केपी शर्मा ओली असफल रहे हैं। और इन तमाम मसलों को लेकर उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो हर मोर्चे पर असफल रही। और ये देखिए, ये मसला लगातार चल रहा है। आपको याद होगा कि 3 साल पहले जब दोनों पार्टियों का विलय हुआ था और उसके बाद चुनाव हुआ था, तो लगभग 2/3 बहुमत आया था। तो उसमें कई शर्तें रखी गई थी दोनों पार्टियों के बीच की, इस तरह से सरकार चलाएंगे। और उसी शर्त के मुताबिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष दोनों नेता है, यानी केपी शर्मा ओली भी उसके अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ प्रचंड भी उसके अध्यक्ष है। लेकिन जिस तरह से पार्टी में अधिनायकवाद की तरह काम कर रहे हैं केपी शर्मा ओली, वो प्रचंड को पसंद नहीं है। और न सिर्फ प्रचंड को, बाकी तमाम जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं उन्हें भी पसंद नहीं है, और इसीलिए इस्तीफे की मांग की गई है। नहीं, मुख्य विपक्षी दल नेपाली जो कांग्रेस है, उसको भी बहुत ज्यादा खटक रही है। उनके किए गए कार्यों को लेकर लगातार विरोध की आवाज विपक्ष में से सुनाई दे रही थी, लेकिन खुद उनकी सरकार से ये आवाज आएगी केपी शर्मा ओली को शायद ये नहीं अंदाज था। और सबसे बड़ी बात नीरज ये है कि उनका साथ, प्रचंड का साथ पूर्व 2 प्रधानमंत्री और दे रहे हैं। तो ये तो पूरी तरह से ऐसे देख सकते हैं हम इस पूरी खबर को कि सरकार में ही सरकार के विरोधी मौजूद हैं। बिल्कुल, पार्टी और सरकार दोनों के अंदर केपी शर्मा ओली के विरोधी मौजूद हैं। और जिस तरह से 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने प्रचंड को अपना समर्थन दिया है, उससे आने वाले दिनों में एक उम्मीद की जा सकती है कि केपी शर्मा ओली असंतुष्टों को संतुष्ट करने के लिए अपने कैबिनेट में बदलाव कर सकते हैं। इस बात की बहुत उम्मीद है कि असंतुष्टों को संतुष्ट करने के लिए वो अपने कैबिनेट में बदलाव करें, या पार्टी की तरफ से जो दबाव डाला जा रहा है केपी शर्मा ओली पर कि पार्टी से जुड़े जो फैसले हैं जो उन्होंने अब तक नहीं लिए हैं, उस फैसले पर भी
अमल करें। और एक और महत्वपूर्ण बात है, एमसीसी डील हुई है अमेरिका से, नेपाल से जुड़ा हुआ, वो डील अभी तक उलझा हुआ है। उस पे दोनों पार्टी के अंदर ही अलग अलग मत है। प्रचंड कुछ और चाहते हैं, केपी शर्मा ओली कुछ और चाहते हैं। तो ये तमाम मसले जिस पे पार्टी के अंदर अंदरूनी लड़ाई है, और इन्हीं मसलों पर केपी शर्मा ओली का इस्तीफा मांगा है और प्रचंड। चीन को लेकर भी एक विरोध की आवाज विपक्षी दल से सुनाई पड़ रही है। ये लगातार तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे नेपाल में बड़ा उथल होने के संकेत मिल रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप बोल भी हैं, जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर, डिफेंस के मामलों पर बेबाक राय रखते हैं, अपनी बात को बताते हैं और गहराई से पकड़ रखते हैं इन विषयों पर। इधर भारत चीन के बीच सीमा के मुद्दे पर चल रहे तनाव के बीच अब खबर मिल रही है कि गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन ने टेंट लगा दिए हैं। सैटेलाइट के जरिए कुछ तस्वीरों के मुताबिक चीन ने पेट्रोलिंग पॉइंट पर एक बार फिर से कुछ ढांचे बनाए और वहां पर चीन के सैनिक मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि भारतीय सेना ने इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस बीच सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उत्तरी लद्दाख के डेप्सांग इलाके में भी चीन ने अपनी फौज की तादाद बढ़ा दी है। चीन के इस कदम के बाद भारत ने भी इस जगह अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाया है। डेप्सांग में 2013 में भारत और चीन के बीच लंबा तनाव हुआ था। तो संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, हम बार बार जब ये कह रहे थे कि कमांडर स्तर की बातचीत में सेना चीन की पीछे हटने को तैयार है, लेकिन क्या हम इस बात पर भरोसा कर सकते हैं? ये बार बार संशय बना हुआ था और ये खबर काफी हद तक जो सैटेलाइट की तस्वीरें मिली हैं उस पर मुहर लगाती हुई नजर आ रही है कि हम पूरी तरह से भरोसा चीन पर नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए, चीन पे तो किसी भी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन की अब तक की फितरत ये रही है कि वो कहता कुछ है और करता कुछ है। और यही वजह है कि 2 बार कमांडर लेवल की बातचीत हुई, कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। उसमें जब भी डिसएंगेजमेंट की बातचीत की मेज़ पे तो चीन ने हामी भरी कि हाँ ठीक है, हम लोग डिसएंगेजमेंट करेंगे और उसी हिसाब से आगे भी बढ़ाया जाएगा। 6 तारीख को बातचीत हुई, 15 तारीख को डिसएंगेजमेंट के टाइम पे गलवान वैली में जिस तरीके की स्थिति बनी, सबने देखा, हिंसक झड़पें हुई और उसके बाद जो है हम लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ा, चीन को भी। उसके बाद जो है दोबारा 22 तारीख को दोबारा बैठक हुई कोर कमांडर लेवल की। और खास बात यह है कि दोनों बार बातचीत के लिए चीन ने ही अपना जो है न्योता दिया था कि आप आइए, भारत को कहा था आप आइए और आप बात कीजिए। हम लोग नहीं चाहते कि सीमा पर जो किस तरीके का तनाव हो, लेकिन वो सीमा को आज हिसाब से ही देख रहा है। वो भारत के हिसाब से सीमा को नहीं देख रहा है, वो अपने हिसाब से ही देख रहा है। और अब जो खबरें हैं वो यही है कि गलवान में जिस जगह पे इस तरीके की सिचुएशन थी 15-16 की रात को, उसके बाद बैठक के बाद थोड़ी बहुत नफरी जरूर पीछे कम की गई है, लेकिन अभी फिलहाल खबरें हैं कि पूरी तरीके से सेनाएं जो है वो पीछे नहीं हुई है। साथ ही अब चीन ने तो 2 और फ्रंट खोल दिए हैं। अब डीबीओ और जो डेप्सांग प्लेन है वहाँ पे भी जो है चीन ने अपनी बड़ी संख्या में जो है अपने चीन सैनिक जो है वो तैनात किए हैं, आर्मर्ड व्हीकल वहाँ पे तैनात किए हैं। तो कह सकते हैं कि चीन जो है वो इसको पता है कि वो किसी भी तरीके की बात और यहाँ आपसे पूछना चाहती हूँ कि भारतीय सेना ने इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, तो फिर हम इस खबर को किस तरह से समझे? क्योंकि उनकी तरफ से इस बात की हामी आना जरूरी है कि हाँ, इस तरह की सैटेलाइट की तस्वीरें हमारे पास भी है, हमें भी जानकारी और इनपुट्स मिल रहे हैं। देखिए, जो भी ऑपरेशंस के इश्यूज होते हैं उसमें कभी भी आधिकारिक तौर पर बयान जारी नहीं होता है, क्योंकि अभी ऑपरेशन जो है वहाँ पे जारी है। अलग अलग फ्रंट पे जो है सेना जो है अपने हिसाब से काम कर रही है। लेकिन जो सैटेलाइट की इमेजेस हैं वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि जो स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर वहाँ पे 15-16 की रात को था, जिसको हटाया गया था, वो दोबारा से सैटेलाइट की तस्वीरों में वो नज़र आने लगा है। साथ ही उस सैटेलाइट की तस्वीरों में हैवी बिल्डअप भी दिखाई दे रहा है चीन का, जो कि उस इलाके से थोड़ी ही दूर है। तो ये सेना की तरफ से कभी भी ये जानकारी नहीं दी जाएगी कि वहाँ पे LAC पे किस तरीके की सिचुएशन है, खास तौर पे कि आधिकारिक तौर पर जानकारी कभी नहीं दी जाती, क्योंकि इस पे ऑपरेशन पे भी जो है असर पड़ता है। लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरें तौर पर ये बयान कर रही है। बिल्कुल संदीप, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे और अपडेट्स के लिए लगातार जुड़ते रहेंगे। खबर इस बीच ये भी आ रही है कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से चीन पर जवाबी हमले की मांग की है। सरकार से मांग करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमारे हथियार अंडे सेने के लिए नहीं रखे हैं, जैसे भी हो उन्हें पलटवार कर जवाब तो देना ही है। हमारे हथियार अंडों को सेने के लिए नहीं रखे गए हैं, लिहाजा चीन के हमले का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। संकट की इस घड़ी में भगवान भी भारत का ही साथ देगा।
तो अधीर रंजन चौधरी का ट्वीट भी आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। उसकी भाषा क्या है, उन्होंने क्या लिखा है, किस तरह से सरकार को घेरा है। जैसे भी हो, उन्हें पलटकर जवाब तो देना ही है। हमारे हथियार अंडे सेने के लिए नहीं रखे गए हैं। तो आगे उन्होंने लिखा है, लिहाजा चीन के हमले का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। संकट की इस घड़ी में भगवान भी भारत का ही साथ देगा। तो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से निशाना साधते हुए बीजेपी पर, मौजूदा सरकार पर कि हमें एक्शन दिखाना चाहिए, हमें बदला लेना चाहिए, जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए चीन के खिलाफ। इधर खबर यह भी आ रही है कि चीन से जारी तनाव के बीच दिल्ली में होटल मालिकों के एक संगठन ने फैसला किया है कि दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस में चीनी मूल के लोगों को जगह नहीं दी जाएगी। संगठन का कहना है कि देश भर में चीन के बढ़ते विरोध को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है। तो ये फैसला इस लिहाज से देखा जा रहा है कि जब से 15 जून की वो घटना सामने आई है, तब से पूरे देश में चीन के खिलाफ एक गुस्सा है। कहीं ये आवाज उठती है कि चीन से जुड़े हुए लोगों को जो सामान वहां से हम लोग आयात करते हैं वो बंद कर दें, चीन से जिस भी तरह के आर्थिक संबंध है उन पर रोक लगाई जाए। साथ ही अब दिल्ली के होटल मालिकों के एक संगठन ने फैसला किया है कि दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस में चीनी मूल के लोगों को जगह नहीं दी जाएगी। संगठन ने यह भी कहा है कि देश भर में चीन के बढ़ते विरोध को देखते हुए उन्होंने यह फैसला किया। चाइनीज का जो नापाक इरादा है, हमारी मातृभूमि पर जो उन्होंने गलत निगाहें डाली हैं, हम उसका विरोध अपने अपने सब तरीके से कर रहे हैं। हमारी होटल एसोसिएशन की तरफ से भी हमने डिसीजन लिया है कि हम भी कोई भी चाइनीज़ हमारा गेस्ट आएगा तो उसको हम बुकिंग नहीं देंगे, हम उनको अपने यहाँ होटल पर नहीं ठहराएंगे। जो हमारे भूमि पर अत्याचार कर सकता है वो हम उनको अपने देश में पनाह कैसे दे सकते हैं। और हम जो भी ट्रैवल एजेंट्स हैं हमारे जो चाइनीज़ का काम करते हैं, हम उनको स्पेशली इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं कि आप चाइनीज़ की बुकिंग ना लें, वो बजटरी होटल हम उनको यहाँ स्टे नहीं करवाएंगे। और आज इमरजेंसी के 45 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 1975 में उस वक्त के पीएम रही इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी के दौर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने लिखा है, आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत शत नमन। उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूलेगा। तो प्रधानमंत्री का वो ट्वीट जो कि 1975 में लगी इमरजेंसी के 45 साल पूरा होने के बाद उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत शत नमन। उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन इस इमरजेंसी के साथ ही एक अलग तरह की सियासत भी शुरू हुई है, जिसमें अमित शाह ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने जवाब में ये कहा है कि अगर इमरजेंसी जैसे ही हालात होते तो कोई और पार्टी सरकार में ना आ पाती। तो प्रधानमंत्री का वो ट्वीट आपको हम बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, अपनी बात को रखा है, इमरजेंसी का विरोध करने वालों को देश कभी नहीं भूलेगा। ट्वीट के साथ पीएम मोदी के एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई है। इस ऑडियो क्लिप में पीएम मोदी ने 45 साल पहले लगाई गई इमरजेंसी के मुश्किल दौर को याद करते हुए उससे जुड़ी बातों को साझा किया है। जब देश में आपातकाल लगाया गया, तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। दिन रात जब समय पर खाना खाते हैं तब भूख क्या होती है इसका पता नहीं होता है, वैसे ही सामान्य जीवन में लोकतंत्र के अधिकारों की क्या मजा है वो तो तब पता चलता है जब कोई लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेता है। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है। जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था वो भी अगर छीन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था। और ये इसलिए नहीं था कि भारत के संविधान ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं जिसके कारण लोकतंत्र पनपा है। समाज व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की भी जरूरत होती है, कायदे कानून नियमों की भी आवश्यकता होती है, अधिकार और कर्तव्य की भी बात होती है। लेकिन भारत गर्व के साथ कह सकता है कि हमारे लिए कानून नियमों से परे लोकतंत्र हमारे संस्कार है, लोकतंत्र हमारी संस्कृति है, लोकतंत्र हमारी विरासत है। और उस विरासत को लेकर के
हम पले बड़े लोग हैं और इसलिए उसकी कमी देशवासी महसूस करते हैं और आपातकाल में हमने अनुभव किया था और इसीलिए देश अपने लिए नहीं, एक पूरा चुनाव अपने हित के लिए नहीं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आहूत कर चुका था। शायद दुनिया के किसी देश में वहां के जन जन ने लोकतंत्र के लिए अपने बाकी हकों की, अधिकारों की, आवश्यकताओं की परवाह न करते हुए सिर्फ लोकतंत्र के लिए मतदान किया हो, तो ऐसा एक चुनाव इस देश ने 77 में देखा था। और आपातकाल के 45 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत-शत नमन। प्रधानमंत्री मोदी के बाद एक बार फिर से वो ट्वीट मैं यहाँ पर दोबारा जिक्र कर रही हूँ। उस समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया वो हमेशा याद किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने कई बातें कही हैं, 45 साल इमरजेंसी के हैं उस पर, और उन्होंने ये बात कही है कि आज से ठीक 45 साल पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उनको मेरा शत-शत नमन। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी इमरजेंसी के मुद्दे पर ट्वीट किया। 45 साल पहले लगे आपातकाल को याद करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। अमित शाह ने लिखा है कि कांग्रेस को अपने पहले गिरेबान में झांककर देख लेना चाहिए। अमित शाह ने ट्वीट में लिखा है, 45 साल पहले आज ही के दिन एक परिवार की सत्ता की भूख की वजह इमरजेंसी लगाई गई थी। रातों रात पूरे देश को जेल में डाल दिया गया था। प्रेस, कोर्ट, बोलने की आज़ादी, सब पर रोक लगा दी गई थी। अमित शाह ने आगे लिखा कि भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को खुद से सवाल करने की जरूरत है कि आखिर क्यों आपातकाल की मानसिकता में अब तक बने हुए हैं। जो नेता एक खानदान से नहीं है, आखिर उन्हें बोलने का मौका क्यों नहीं मिलता? आखिर कांग्रेस के नेताओं में इतनी कुंठा क्यों भरी हुई है? शायद इसलिए ये लोग अभी तक लोगों से जुड़ नहीं पाए हैं। आपातकाल पर गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मौजूदा मोदी सरकार ने आपातकाल को बहुत पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी से सबक हासिल किया और उसके बाद लगातार लोकतंत्र को मजबूत किया। अगर इमरजेंसी माइंडसेट कांग्रेस का होता तो अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती थी, लेकिन आपने और नरेंद्र मोदी जी ने इमरजेंसी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सीबीआई, ईडी, पुलिस का पूरा इस्तेमाल आप करते हैं अपने मुखालिफों के लिए। तो इमरजेंसी के 45 साल पूरे होने के मौके पर लगातार सत्ताधारी पार्टी की तरफ से हमलावर दिख रहे हैं बीजेपी के नेता, चाहे गृह मंत्री हो। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी जो बात कही है ट्वीट के जरिए, इस पर कांग्रेस का रिएक्शन अभी आप सुन रहे थे। किस तरह से कांग्रेस से लगातार कहती हुई नजर आ रही है कि मौजूदा मोदी सरकार ने आपातकाल को बहुत पीछे छोड़ दिया। अमिताभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, इमरजेंसी के 45 साल पर प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का ट्वीट और उस पर कांग्रेस का पलटवार, क्या मौजूदा वक्त में ये जरूरी था? क्योंकि इमरजेंसी पर बात की जानी जरूरी है, लेकिन उस पर सियासत अभी भी हो, क्या ये जायज है? बिल्कुल, कांग्रेस यही बीजेपी लगातार पिछले 45 सालों से हर साल याद दिलाती रही है। और मैं आपको बता दूं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी रहे हों या इनके पहले की पीढ़ी के अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी, इमरजेंसी जारी करने वाले दिन हर दिन बीजेपी शोक दिवस के रूप में या विरोध दिवस के रूप में लगातार मनाती आई है। उसी परंपरा को प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री मोदी भी हर साल गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री भी इसका विरोध किया करते थे। 26 जून को जो लोकतंत्र की हत्या हुई थी उसके खिलाफ। तो जाहिर तौर पर यह सीधा निशाना है कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर, यह बताने के लिए कि जो इस मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं उनका अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस परिवार का, वो देश हित में कभी नहीं रहा है। यह साबित करने की कोशिश लगातार बीजेपी करती रही है। और प्रधानमंत्री का यह संदेश और प्रधानमंत्री का ट्वीट, साथ ही साथ अमित शाह का ट्वीट और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का भी बयान आया है और ट्वीट भी आया है। तो ये तमाम चीजें ये साबित करने के लिए और दिखाने के लिए है कि गांधी परिवार का इमरजेंसी से जो नाता है वो लोकतंत्र के खिलाफ था, इसलिए लोकतंत्र के हित में वो नहीं सोचते। यही साबित करने की कोशिश सरकार और बीजेपी कर रही है।
सत्ताधारी पार्टी को भी मौका मिल गया अमिताभ, हम इस तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार को घेर रही है। चीन विवाद पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन इस बार सत्ताधारी पार्टी को मौका मिला है क्योंकि 45 साल इमरजेंसी के हुए हैं और उसी पर लगातार हमले करने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर। बिल्कुल, ये एक ऐसा काला अध्याय है इमरजेंसी आपातकाल जो कांग्रेस के लिए जिसका जवाब देना काफ़ी भारी पड़ता है, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री भी रहा हो या कांग्रेस की सरकार भी रही हो केंद्र में। उसके बाद कई बार कांग्रेस की सरकारें रही, नरसिम्हा राव की सरकार रही, मनमोहन सिंह की सरकार रही। आपातकाल के लिए कई लोगों ने दबे छुपे माफ़ी भी मांगी है, लेकिन इतना तो साफ है कि ये एक ऐसा काला अध्याय है जिसको आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी, इतिहास भी याद रखेगा। और कम से कम गांधी परिवार को ये याद दिलाने के लिए बीजेपी लगातार प्रयत्नशील और कोशिश में रहेगी कि देश हित में उन लोगों ने ठीक काम नहीं किया, उनके परिवार ने ठीक काम नहीं किया। अगर उनके हाथ में सत्ता जाती है तो फिर से आपातकाल इमरजेंसी की स्थितियां वो बना सकते हैं, यही साबित करने की कोशिश बीजेपी। और अभी आप केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान की बात कर रहे थे, वो बयान भी सुना देते हैं। आपातकाल को याद करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल का सहारा लिया था। आज 25 जून है। आज हमें याद करने की जरूरत है कि 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल। ये क्यों लगाई गई थी? क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए उनके रायबरेली से चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया था और बाद में बस उनकी कुर्सी बचे, इसी के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कश्मीर घाटी के बडगांव में सुरक्षा बल ने लश्कर के गहरी साजिश का पर्दाफाश किया है। बडगांव में सक्रिय लश्कर के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आतंकी इलाके में सेना और पुलिस की पोजीशन के बारे में लश्कर के आकाओं को खबर देने के साथ साथ यहां लश्कर के आतंकियों को पनाह और हथियार मुहैया करवाते थे। तो लश्कर की साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रिफत, फिलहाल किस तरह से इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी है? देखिए, जिस तरीके से लगातार पुलिस की तरफ से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, अब न सिर्फ मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बल्कि जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि काफी सारे लोग जो हैं वो मिलिटेंट्स को जो है वो पनाह देते हैं, कहीं पे रहने की जगह देते हैं या बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, उनके खिलाफ अब यहाँ पे सुरक्षा बल जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और बडगाम में भी जो है, डिस्ट्रिक्ट बडगाम में 5 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो पुलिस का कहना है कि वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। और पुलिस ने अपने बयान में भी लिखा है कि वो जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे मिलिटेंट को और उनके कब्जे से कुछ सामान भी बरामद हुआ है। तो इस तरीके की कार्रवाई इससे पहले भी हुई। तकरीबन 150 के करीब ऐसे लोग पकड़े गए इस साल अभी तक, जनवरी से लेके, जिन पे इल्जाम यही है कि वो मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं और उनके लिए सामान एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचाते हैं। रिफत, सच्चाई तो ये है कि सेना को हर मोड़ पर आतंकियों के खिलाफ कामयाबी पर कामयाबी मिल रही है और ये आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए बहुत बड़ी जीत है भारतीय सेना की। शुक्रिया, लगातार जानकारी देते रहिएगा। इधर कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल के चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कश्मीर के शोपिया जिले में यरवान के जंगलों से सुरक्षा बल ने आतंकियों के एक ठिकाने का पर्दाफाश किया। इस ठिकाने से सुरक्षा बल ने भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर आ रही है। बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बल से ही सुबह से ही सोपोर के हरदेशिया इलाके में ये आतंकी छुपे हुए थे, जिसके बाद सुरक्षा बल ने इस इलाके की घेराबंदी की और मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पिछले 20 दिनों में करीब 40 आतंकियों को सुरक्षा बल ने ढेर किया है। जनवरी से अब तक 111 आतंकी मारे जा चुके हैं। और पाकिस्तान में फंसे 748 भारतीयों की आज से वापसी शुरू हुई है। पहले चरण में आज जम्मू कश्मीर से 250 लोग लौटेंगे। इसके अलावा 26 जून यानी कल भी 250 लोग पाकिस्तान से वतन लौटेंगे। इनमें 152 कश्मीर के, 70 गुजरात के और 28 महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन सभी लोगों की वापसी वाघा अटारी बॉर्डर से होगी। इसके बाद तीसरे चरण में 27 जून को 248 लोग
पाकिस्तान से लौटेंगे। पाकिस्तान से लौटने वाले सभी लोगों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। पाकिस्तान के उड्डयन मंत्री गुलाम सरवर ने नेशनल असेंबली में अपनी रिपोर्ट से सभी को बुरी तरह चौंका दिया। गुलाम सरवर ने कराची में हुई हवाई दुर्घटना के सिलसिले में नेशनल असेंबली में अपनी रिपोर्ट पेश की। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जहाज पायलट की गलती से क्रैश हुए। ऐसा इसलिए है क्योंककि पाकिस्तान में 40% पायलटों के पास फर्जी लाइसेंस है। अपनी रिपोर्ट में गुलाम सरवर ने कहा है कि 860 पायलट में से 262 ऐसे पाए गए जिन्होंने कभी खुद इम्तिहान नहीं दिया, बल्कि उनकी जगह डमी कैंडिडेट ने परीक्षा पास की। तो 860 पायलट्स के एग्जामिनेशन के उन्होंने पेपर दिए, कैसे कैसे दिए, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। कारों में मेरिट की धज्जियां तो उड़ाई गई, सियासी बुनियादों पे लोगों को भर्ती तो किया गया, लेकिन आंखें बंद करके डिग्रियां भी जेली बनवा के दी गई और जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए गए। और चलिए भारत की खबरों का रुख कर लेते हैं। कोरोना पर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए जारी होम आइसोलेशन के नए नियम को बदला जा सकता है, जिस पर आज शाम 5:30 बजे होने वाली SDMA की बैठक में फैसला हो सकता है। इस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से दिल्ली सरकार की केंद्र सरकार से तकरार जारी है। दिल्ली सरकार लगातार कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन को लगातार पुराना नियम जो था उसको बहाल करने की मांग पर अड़ी है। केजरीवाल सरकार ने LG की ओर से जारी नए नियम को होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की परेशानी बढ़ाने वाला बताया है और केंद्र से इसे वापस लेने की मांग की है। नए नियम के तहत कोरोना मरीजों को जांच के लिए कोविड केयर सेंटर में जाना होगा, जबकि पुराने नियम के तहत ऐसे मरीजों की घर पर ही जांच होती थी। चलिए अब भारत में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब तक 4,73,105 हो चुका है। वहीं इनमें 2,71,697 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 14,894 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल भारत में कोरोना के 1,86,514 एक्टिव केस हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 1,42,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जुड़ रहे राज्यों में दिल्ली नंबर 2 पर है, जहां पर कोरोना के मामले 70,000 के पार हो गए हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहां कोरोना मरीज 67,468 हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 28,000 को पार कर गया है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 16,000 से ज्यादा हो गई है। अब चलिए दुनिया भर के कोरोना के मरीजों का आंकड़ा जान लेते हैं। 94,08,757 ये आंकड़ा पहुंच गया है, जिनमें 47,29,511 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 4,82,184 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में फिलहाल कोरोना के 41,97,062 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 23,81,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 11,88,000 के पार पहुंच गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 6,06,000 के पार पहुंच गई है। भारत चौथे नंबर पर है, जहां पर मरीजों का आंकड़ा 4,73,000 के पार हो गया है। ब्रिटेन 5वें नंबर पर है। इस बीच एक बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब सरकार ने कोरोना के मुद्दे पर दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए दिल्ली को जिम्मेदार ठहराया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू और पंजाब के सरकार के ही प्रवक्ता राजकुमार वेरका ने दिल्ली को आसपास के राज्यों में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि दिल्ली की वजह से ही हरियाणा में भी कोरोना के हालात बेकाबू है। पंजाब सरकार के मुताबिक दिल्ली अपनी स्थिति संभाल नहीं पा रही है और इसका खमियाजा आसपास के राज्यों को उठाना पड़ रहा है।
दोनों नेताओं ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली से आने वाली गाड़ियों को पंजाब में घुसने से रोका जा सकता है और दिल्ली को पंजाब से जोड़ने वाली हरियाणा की सीमाओं को भी सील किया जा सकता है। हमारे पास जो जितनी भी ये बीमारी आई है या जितना भी वो है वो सारी बाहर से आ रही है, लोकल हमारे जहाँ कोई पैदाइश नहीं है। चाहे जितने स्पाइक्स आए हैं वो स्पाइक्स सारे इसे ही आए कि कोई एनआरई था, कोई तबलीगी थे, कोई हजूर साहब से आए थे, या कुछ बम्बे से आए, या कुछ दूसरे हमारे जो फॉरेन में फंसे थे वो लोग आए हैं, जहाँ जो हमारे अदर स्टेट में फंसे वो लोग आए हैं। लेकिन उनके साथ जो उनके रिश्तेदारी थी, सोशल कॉन्टेक्ट्स थे, वो सारे लोग जहाँ पे आए। और बहुत सारे दिल्ली वाले जो लोग थे, जो पंजाब के उनके रूट्स हैं, उन्होंने दिल्ली से आकर पंजाब में इलाज कराना शुरू कराया। हमारे पास 100 से ज़्यादा लोग, 150 करीब लोग ऐसे जो दिल्ली से जहाँ पे आकर एडमिट हुए हैं।